महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में जनता फैसला करने को तैयार है दोस्तों। वोटिंग जारी है। इस चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खटाखट और संविधान बचाओ नारों के जरिए शॉट लगाने की कोशिश की, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दनादन चौके छक्के लगाते नजर आए। जाति, धर्म, पाकिस्तान, फिलिस्तीन से लेकर छत्रपति महाराज जी तक हर मुद्दे उठाए और जनता को समझाने की कोशिश की। इन सब के बीच बटोगे तो कटोगे काफी हिट रहा। तो वहीं राहुल गांधी की तिजोरी की खूब चर्चा हुई। महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ओर से पूरी कोशिश की गई। आखिरी बॉल पर छक्के लगाने के प्रयास भी किए गए। किसी ने गुगली मारी तो किसी ने क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की। लेकिन आज जो समीकरण सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हरियाणा वाला पैटर्न चलेगा या नहीं, ये भी पता चल चुका है। नतीजा क्या होगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अब जो दावे किए जा रहे हैं और किसकी सरकार बनने जा रही है, और सबसे बड़ी बात, कौन सी सीट से कौन जीतेगा, जैसे बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी जीत पाएंगे या नहीं, या फिर सौरभ भास्कर के पति की सीट पर क्या होने वाला है। चलिए आपको मोटा मोटी सबसे पहले ये बताते हैं कि इस दौरान यानी महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले, आज वोटिंग का दिन है और वोटिंग से ठीक पहले क्या क्या हुआ और किसने क्या बयानबाजी दी, पहले उस पर एक नजर डालिए। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे राज्य में 10 रैलियां की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने 16 रैलियां। योगी आदित्यनाथ की डिमांड भी खूब रही इस दौरान। यूपी में उपचुनाव और झारखंड में चुनाव के बावजूद उन्होंने 11 रैलियों को संबोधित किया, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर में नितिन गडकरी ने 52 सभाएं की, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने 54 सभा। मगर सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की थी, क्योंकि उनके बयान सुर्खियां बने, उन पर बात हुई, आरोप लगे और शिकायत तक दर्ज कराई गई। उधर महाविकास अघाड़ी की ओर से राहुल गांधी ने 8 रैली और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 रैलियां और 3 सभाएं की, जबकि प्रियंका गांधी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में शुरुआत संविधान बचाओ सम्मेलन से किया था। आरएसएस के गढ़ नागपुर से उन्होंने हुंकार भरी और बीजेपी संघ को संविधान विरोधी करार दिया। उन्होंने संविधान बचाने की बात कही, जाति आधारित जनगणना कराने का वादा किया। यह भी कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ देंगे वो। यही नहीं, उन्होंने पिछड़ों और दलितों को एक हो जाने के लिए भी कहा। वहीं राहुल गांधी जब 14 नवंबर को नांदेड़ पहुंचे तो उन्होंने मुद्दे बदल दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहकर उनका हक छीनने की कोशिश में है। अनुसूचित जनजातियों से संबोधित मुद्दे उठाकर राहुल गांधी ने आदिवासियों, दलितों को संदेश देने की कोशिश की। इसी सभा में उन्होंने अपने हाथ में संविधान की लाल किताब लहराते हुए कहा कि इस किताब में आपका नाम आदिवासी लिखा है। पहले उन्होंने संविधान बचाओ का नारा दिया और उसके बाद आदिवासी मतलब नाम को लेकर के एक तरह से कटाक्ष किया बीजेपी के ऊपर। उसके बाद 16 नवंबर को उन्होंने अमरावती पहुंचकर संविधान की लाल किताब दोबारा दिखाई। उन्होंने इस दौरान कहा कि कांग्रेस संविधान को देश का डीएनए मानती है, जबकि बीजेपी और आरएसएस के लिए ये एक कोरी किताब है। गोंदिया की रैली में उन्होंने खटाखट का जिक्र किया और कहा कि सरकार बनते ही सबके खाते में पैसे भेजेंगे। चुनावी प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने सेफ शॉट खेला, यानी कि मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धारावी पर सरकार को घेरा। आपने वीडियो तो देखा ही होगा। उन्होंने अडानी का कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ा। अब आते हैं दोस्तों बीजेपी के ऊपर। योगी आदित्यनाथ ने 11 रैलियां की। योगी बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे के नारे के साथ हिंदुत्व के मुद्दों को धार देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने भी इस नारे पर जोर दिया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से लेकर फिलिस्तीन तक का जिक्र किया, तो वहीं हनुमान चालीसा का मुद्दा भी उठाया। छत्रपति शिवाजी के बहाने योगी आदित्यनाथ ने जातियों में बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। बटेंगे तो कटेंगे पर विरोध भी शुरू हुआ, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब से इसको जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भारत की चिंता की बजाय कुछ लोग पाकिस्तान और फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।
यहां तक कि उन्होंने अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें हनुमान चालीसा के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। ये कैसा दिन है। वहीं आगरा के म्यूजियम को शिवाजी महाराज से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमने उनका नाम औरंगजेब से बदलकर छत्रपति शिवाजी की स्मृति में रखा। अयोध्या, काशी और मथुरा तक का जिक्र किया गया। उद्धव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें देश, धर्म, राष्ट्रवाद, समाज की परवाह नहीं है। तो कुछ इस तरीके से महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान ये सारे मुद्दे छाए रहे। मतलब आज से पहले पूरी तरह से बीजेपी हिंदुत्व पर वोट मांग रही थी, तो वहीं संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे राहुल गांधी। वहीं आज दोस्तों वोटिंग जो जारी है, किन किन सीटों पर कांटे की टक्कर हो रही है ये भी आप समझ लीजिए। यहां पर सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच ही मेन मुकाबला है। मुकाबला इसलिए भी खास हो जाता है दोस्तों क्योंकि 6 बड़े सियासी दल 2 बड़े गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बेहद दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। आइए आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन सी सीट है जहां से कुछ भी हो सकता है और कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। कौन कौन सी है वो हॉट सीट। सबसे पहले ये जान लीजिए पोखरी पचपखड़ी, जहां से एकनाथ शिंदे हैं। वहीं बारामती, उसके बाद वर्ली, माहिम, बांद्रा ईस्ट, अणुशक्ति नगर जहां से सौरा भास्कर के पति हैं, मानखुर्द, शिवाजी नगर, ये सब ऐसी सीटें हैं जहां उम्मीदवारों के बीच रोमांचक मुकाबला हो रहा है दोस्तों। वहीं चलिए एक एक करके सारे सीटों के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों। पवार परिवार के गढ़ यानी कि बारामती की सीट भी शामिल है इसमें, जहां परिवार के सदस्यों में ही मुकाबला है। वहीं मुंबई की मुंबा देवी, वर्ली और माहिम सीटों पर बड़े नेताओं के बीच मुकाबला है। शिवसेना ने वर्सोला में मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। पुणे शहर में आने वाली बारामती विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। यहां से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने एनसीपी के ही यानी कि शरद गुट से अजीत पवार के भतीजे को ही योगेंद्र पवार को उम्मीदवार बना दिया है। यानी यहां चाचा भतीजे के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। योगेंद्र शरद पवार के पौत्र और अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। यहां 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में ननद भाभी के बीच मुकाबला देखने को मिला था दोस्तों। इसी सीट पर अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी ननद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने सीधे मुकाबले में हरा दिया था, इसलिए यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प है। वहीं ठाणे शहर में आने वाली पोखरी पचपखड़ी विधानसभा सीट पर होने वाले मुकाबले पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। इस सीट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने शिवसेना उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। इसकी वजह से यहाँ का मुकाबला और रोमांचक हो गया है। वहीं मुंबई की वर्ली सीट से उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यानी उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने महायुति ने शिवसेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। वर्ली विधानसभा सीट लंबे समय से शिवसेना का गढ़ रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे ने 65% मत लेकर यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार की ओर से नवाब मलिक और शिवसेना की तरफ से सुरेश पाटिल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं मुंबई की माहिम विधानसभा सीट ये भी काफी खास है। यहाँ भी जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मौजूदा विधायक सदा सवर्णकर हैं। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने महेश सावंत को उम्मीदवार यहां से बनाया है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की करें तो पार्टी ने अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर यहां मैदान में उन्हें उतारा है, उन पर दांव खेला है। अमित माहिम से अपने राजनीतिक करियर की एक तरह से
शुरुआत कर रहे हैं, डेब्यू मैच है उनके लिए। वहीं दोस्तों बांद्रा ईस्ट की अगर बात करें तो यहां से एनसीपी नेता रहे दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे और हाल ही में कांग्रेस के अजीत पवार गुट में शामिल हुए जीशान सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। पिछली बार जीशान यहां से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, उन्होंने यहां से जीत भी दर्ज की थी। वहीं इस बार भी वो यहीं से उम्मीदवार बने हैं, बस दल अलग है। जीशान सिद्दीकी के सामने एमवीए ने शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के वरुण देसाई को टिकट दिया है। 31 वर्षीय देसाई आदित्य ठाकरे की मौसी के बेटे हैं, इसलिए ये सीट भी काफी ज्यादा खास माना जा रहा है दोस्तों। वहीं अणुशक्ति नगर सीट पर एनसीपी अजीत पवार की तरफ से सना मलिक और एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से फहद अहमद चुनाव लड़ रहे हैं। फहद अहमद मतलब सौरा भास्कर के पति। हालांकि यहां से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार अविनाश राणे ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से पेशे से फैशन डिजाइनर और मुंबई के ग्लैमर की दुनिया की चर्चित हस्ती शाइना एनसी शिंदे सेना के टिकट पर चुनावी मैदान में है। शाइना के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन पटेल हैं। पटेल इस सीट से 3 बार के विधायक हैं। मीरा भाईदर विधानसभा सीट से महायुति से बीजेपी के नरेंद्र मेहता, महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन, मनसे से संदीप राणे और बसपा से कालीचरण हरिजन चुनावी मैदान में है। इसके अलावा इस सीट पर विभिन्न पार्टियों के 6 बागी चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहीं एक और सीट है जो दोस्तों जो बहुत ही खास है। नक्सल प्रभावित इलाके में बाप बेटी आमने सामने है। नक्सलवाद प्रभावित गढ़चिरौली जिले की आदिवासी बहुल अहेरी सीट का चुनावी मुकाबला पिता और बेटी के बीच हो रहा है। इस चुनाव में कैबिनेट मंत्री धर्मराव अत्राम को यानी कि एनसीपी की ओर से उतारा गया, जबकि उनकी बेटी भाग्यश्री अत्राम को एनसीपी शरद पवार गुट ने टिकट दिया है। इस सीट पर शाही अत्राम परिवार का ही दबदबा रहा है। इसी सीट से तत्कालीन कांग्रेस विधायक को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था और 17 दिन तक अपनी कैद में रखा था। तो दोस्तों देखा आपने, इन सभी सीटों पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और इस सीट पर कोई भी एग्जिट पोल या कोई भी आप सर्वे कह सकते हैं वो काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो तरीके से देखा जा रहा है, चुनावी रुझान देखे जा रहे हैं, इस सीट से कौन जीतेगा कोई नहीं जानता है। और मुकाबला अगर होने वाला भी होगा तो काफी ज्यादा सख्त मुकाबला होगा, मतलब कांटे की टक्कर होने जा रही है इन सभी सीटों पर। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो देखा जा रहा है जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है और एक तरह से बीजेपी ने इसको हिंदुत्व के इस पर एजेंडे पर लड़ा है, तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ा गया है बीजेपी को टारगेट करने में, और देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। और इस बार क्या होता है दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।